नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका जोरदार स्वागत करता हूं। मध्य भारत के इतिहास में लेक्चर नंबर 21 में आज बात करनी है हमको सल्तनत काल में संगीत एवं चित्रकला। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन लेस इंपॉर्टेंट है। सल्तनत काल में बहुत ज़्यादा ये सब नहीं दिखता है ना। तो सल्तनत काल में संगीत एवं चित्रकला को प्रश्रय मिला है। सल्तनत काल के सुल्तानों ने संगीत एवं चित्रकला को आश्रय दिया है, किंतु उस इंटेंसिटी से नहीं दिया क्योंकि इस्लाम में ये सब चीज़ें वर्जित हैं। संगीत वर्जित है, चित्रकला में सजीव चीज़ों का जो चित्रण है वो वर्जित है। फिर भी सल्तनत काल में अस्तित्व मिलता है संगीत एवं चित्रकला का, ठीक है। और इसके अलावा जो सल्तनत काल के ठीक साथ साथ सूफी संत हैं, सूफी संत ने भी संगीत एवं चित्रकला संगीत को अपनाया है, क्योंकि सूफी जो होते हैं वो संगीत के माध्यम से ही खुदा के पास पहुंचने का माध्यम बताते हैं, है ना। खुदा को महबूबा, और जो भक्त होते हैं सूफी संत होते हैं वो क्या कहलाते हैं? महबूब। तो खुदा को महबूबा माना है किसने? सूफी संत परंपरा में। तो इन्होंने भी संगीत को प्रश्रय दिया है, संगीत को आगे बढ़ाने में मदद की है। अब संगीत की जो परंपरा आई है वो चीन से और मध्य एशिया ईरान से, यहां से संगीत की परंपराएं आई हैं दोस्तों। ईरान तथा मध्य एशिया से जो परंपरा आई है वो ये है। तो संगीत की ज्यादातर परंपराएं कहां से आई हैं? ईरान और मध्य एशिया। और ईरान और मध्य एशिया के सम्मिलित प्रभाव से दो संगीत वाद्य यंत्र डेवलप हुए हैं। संगीत के दो वाद्य यंत्र डेवलप हुए हैं, सारंगी तथा रबाब। सारंगी तथा रबाब दो वाद्य यंत्र जो हैं वो किसका मिक्सचर है? ईरानी और मध्य एशिया की संगीत कलाओं का मिक्सचर है, सारंगी और रबाब, ठीक है। तो ये दो वाद्य यंत्र जो हैं ये ईरानी और मध्य एशिया की सम्मिलित संगीत परंपरा का मिश्रण है। और मध्यकालीन संगीत का जो आदिकाल संस्थापक है, या मध्यकालीन संगीत का जो संस्थापक है, मध्यकालीन संगीत के जो संस्थापक हैं वो आप जानते हैं अमीर खुसरो साहब हैं। संस्थापक कौन है? अमीर खुसरो। जन्म 1253 में एटा में हुआ था, है ना, एटा के पैयाली गांव में। तो अमीर खुसरो को मध्यकालीन संगीत का आदि संस्थापक भी बोलते हैं, सबसे पहला संस्थापक भी बोलते हैं, ठीक है। और इन्होंने कौन कौन इन्होंने भारतीय तथा ईरानी रागों को मिलाकर, भारतीय और ईरानी रागों को मिलाकर दो राग बनाए थे। पहला राग था दोस्तों इसमें ईमान राग शैली, ईमान और साजगिरी। ईमान राग शैली और साजगिरी राग शैली। तो ये किसने बनाए हैं दोस्तों? अमीर खुसरो ने। कौन कौन से? भारतीय शैली और ईरानी राग शैली का मिश्रण है ईमान राग शैली और साजगिरी राग शैली। सो ये ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा अमीर खुसरो ने भारतीय संगीत में कव्वाली गायन को शुरुआत की। कव्वाली गायन, है ना, आपने सुने होंगे गाना पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा, इस तरीके के गाने सुने होंगे, ऋषि कपूर की मूवीज में ज्यादा दिखते हैं आपको। तो कव्वाली गायन की शुरुआत भी अमीर खुसरो ने की है, इसीलिए इनको कहीं कहीं नायक कहा गया, क्योंकि कव्वाली में नायक होता है, पुरुषों के समूह का एक हेड होता है और लड़कियों के समूह का एक हेड होती है। तो इस तरीके से कव्वाली गायन करने के कारण अमीर खुसरो को क्या बोला गया है दोस्तों? नायक बोला गया है। सो ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने, एक पॉइंट यह है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण से एक संगीतकार गोपाल को प्रश्रय दिया है। अलाउद्दीन ने दक्षिण के एक महान संगीतकार गोपाल को प्रश्रय दिया है। तो ये ध्यान रख लेंगे आप, बिल्कुल मिसलेनियस पॉइंट्स हैं, सो ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर गयासुद्दीन तुगलक संगीत का विरोधी था, यह ध्यान रखेंगे। गयासुद्दीन तुगलक जो है बिल्कुल विरोधी था, ये टोटल विरोधी था, टोटल प्रतिबंधित था इसके जमाने में संगीत। तो गया के समय संगीत बिल्कुल गया था, गया गुजरा था। कैसे याद रख लेंगे? गयासुद्दीन तुगलक के समय में संगीत कैसा था? बिल्कुल गया गुजरा था, बिल्कुल प्रतिबंधित था, ठीक है। तो एक पॉइंट ये याद रख लेंगे। फिरोज शाह तुगलक संगीत प्रेमी था और इसके काल में राग दर्पण का फारसी में अनुवाद हुआ है। फिरोज शाह तुगलक के समय में राग दर्पण नामक संगीत ग्रंथ का फारसी में अनुवाद हुआ है।
तो राग दर्पण का फारसी में अनुवाद किसने कराया है? फिरोज शाह तुगलक ने कराया है। जौनपुर का शर्की शासक भी संगीत प्रेमी थे। हुसैन शाह सर्की ने ख्याल गायन को, हुसैन शाह सर्की जो है, हुसैन शाह सर्की जो है, इन्होंने ख्याल गायन को प्रश्रय दिया है। ख्याल गायन, तो ये ध्यान में रखना है। शर्की साम्राज्य के शासक कौन है? जौनपुर के शर्की साम्राज्य के शासक हैं हुसैन शाह सर्की, और हुसैन शाह सर्की ने ख्याल गायन को प्रश्रय दिया है। ठीक है। फिर इसी के संरक्षण में संगीत शिरोमणि नामक एक ग्रंथ की रचना हुई। इन्हीं के संरक्षण में संगीत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना हुई। तो ये दोनों आपको इब्राहिम शाह, हुसैन शाह सर्की जब मैं बताऊंगा तब ये मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो हुसैन शाह सर्की ने भारतीय संगीत में किसको सम्मिलित किया है? ख्याल गायन को सम्मिलित किया है। और हुसैन शाह सर्की के समय ही एक ग्रंथ की रचना हुई जिसका नाम है संगीत शिरोमणि। संगीत शिरोमणि ग्रंथ की रचना। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों। इसी तरीके से गुनियातुल मुनियास, गुनपाल उल मुनियास, सर्की शासकों के संरक्षण में ही एक संगीत का ग्रंथ गुनपाल उल मुनियास की रचना हुई। शर्की शासकों के ही संरक्षण में गुनपाल उल मुनियास, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, परीक्षा में आया नहीं है, है ना, एक बार जल्दी से देख लीजिए। तो शर्की साम्राज्य के शासकों के संरक्षण में ही गुनपाल उल मुनियास नामक संगीत ग्रंथ की रचना हुई है। ठीक है। हसन देहलवी, हसन देहलवी गजलकार थे। हसन देहलवी नाम सुना होगा। इन्हें भारत का सीदी कहते हैं, यह ध्यान रखिएगा, भारत का सीदी। सीदी उच्च कोटि के गजलकार थे, ईरान की तरफ, ईरानी मौला, ईरानी संत थे सीदी। तो भारत का सीदी किसको बोला गया है? हसन देहलवी, ये ध्यान रखना है आपको। उच्च कोटि के गजलकार हैं। हसन देहलवी कौन है दोस्तों? गजलकार है। तो उच्च कोटि के गजलकार हसन देहलवी को भारत का सीदी बोला गया है। ठीक है। फिर ग्वालियर के राजा मानसिंह थे। मानसिंह के संरक्षण में मानसिंह कौतूहल की रचना हुई, है ना। ग्वालियर के राजा थे मानसिंह। ठीक है। और मानसिंह के संरक्षण में किसकी रचना हुई है? मानसिंह कौतूहल। मानसिंह कौतूहल, इसकी रचना हुई मानसिंह के संरक्षण में। ग्वालियर राजा मानसिंह, ठीक है, ग्वालियर के मानसिंह, तो मानसिंह कौतूहल की रचना हुई। फिर ध्रुपद गायन शैली भी इन्हीं के संरक्षण में डेवलप हुई। ध्रुपद गायन शैली भी इन्हीं के संरक्षण में डेवलप हुई है। ठीक है दोस्तों। याद कैसे कर लेना है दोस्तों आपको? कखू खश घुमा, कखू खश घुमा। ठीक है। कव्वाली किसने शुरुआत की है? खुसरो ने। ख्याल गायन किसने शुरू किया है? शर्की शासकों ने। और ध्रुपद शैली किसने शुरू की है? मानसिंह ने। तो ध्रुपद गायन शैली के जन्मदाता कौन है? मानसिंह। तो मानसिंह ने इस चीज को अपने उसमें सम्मिलित किया। ठीक है। ध्रुपद गायन शैली का सृजन किसके समय हुआ? मानसिंह के समय हुआ। तो कखू खश घुमा, कखू खश घमा, इस तरीके से कुछ बना सकते हैं। तो कव्वाली खुसरो ने, ख्याल गायन शर्की शासकों ने, और ध्रुपद गायन मानसिंह ने। कखू खुश घमा। ठीक है। सो इस तरीके से याद कर सकते हैं आप। फिर बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन शैली को जन्म दिया, ये अपन देखेंगे ही अभी सूफी आंदोलन और भारतीय संत आंदोलन में। तो चैतन्य ने जो है कीर्तन शैली कई बार आया है ना, इस तरीके से कीर्तन जो बजाते थे, खड़ताल बजाते थे, कीर्तन इस तरीके से। तो चैतन्य ने कीर्तन शैली का विकास किया है दोस्तों। ठीक है। फिर चिंतामणि नामक संगीतज्ञ को बिहारी बुलबुल की उपाधि दी गई, ये प्रश्न आ चुका है दोस्तों। चिंतामणि नामक जो संगीतकार हैं, चिंतामणि, इनको बिहारी बुलबुल की उपाधि दी गई, ये ध्यान रखिएगा। बिहारी बुलबुल, बिहारी बुलबुल की उपाधि किसे दी गई है सल्तनत काल में? चिंतामणि, है ना, चिंतामणि नामक जो संगीतकार हैं उनको दिया गया है। संगीत रत्नाकर की रचना सारंगदेव ने करी है। संगीत रत्नाकर, ये सब सल्तनत काल से संबंधित हैं। सारंगदेव, सारंगदेव, संगीत रत्नाकर की रचना किसने की है? सारंगदेव ने की है। और राग तरंगिनी, दोस्तों मैंने राज तरंगिनी नहीं बोला है, मैंने बोला है राग तरंगिनी।
और राग तरंगिनी की रचना की है कवि लोकन ने, लोकन कवि ने, लोकन लोकन कवि, लोकन कवि, लोकन कवि। राज तरंगिनी की रचना तो कल्हड़ ने की है, जिसमें कश्मीर का इतिहास है दोस्तों। राज तरंगिनी कल्हड़, यह है राग तरंगिनी, और राग तरंगिनी की रचना किसने करी है? लोकन कवि ने। सो ध्यान देंगे, ठीक है। सॉरी। तो यह संगीत कला की बात हो जाती है। अब थोड़ा सा 4 लाइनें चित्रकला में देख लेते हैं। चित्रकला से संबंधित जो है, इस्लाम में आपको मालूम है कि जीवित चीजों का चित्र बनाना वर्जित है। तो फूल, पेड़, पौधे, ज्यामितीय आकृतियां, है ना, बेल, बूटे, ये सब बनाए जाते थे, ठीक है। हालांकि आरंभिक तुर्क शासकों की चित्रकला में कोई रुचि नहीं थी। आरंभिक तुर्क शासकों की चित्रकला में कोई रुचि नहीं थी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में चित्रकला का अस्तित्व था, यह बताया है अब्दुल्ला चगताई ने। चगलाई या चगताई जो भी है, अब्दुल्ला चगलाई ने बताया है कि दिल्ली सल्तनत में चित्रकला का भी अस्तित्व था। इन्होंने क्या बताया? चित्रकला का अस्तित्व था। कहां पे? दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में अब्दुल्ला चगताई ने बताया, ठीक है। फिर सल्तनत काल में चित्रकला का जो इतिहास मिलता है या उल्लेख मिलता है, वो बैहाकी की किताब गजनबियों का इतिहास में मिलता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। बैहाकी ने कौन सी किताब लिखी थी दोस्तों? गजनबियों का इतिहास, गजनबियों का इतिहास। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, महमूद गजनबी के समय पढ़ा चुका हूं मैं आपको। ये महमूद गजनबी के समय पढ़ा चुका हूं। 4 आए थे उसमें महमूद गजनबी के समय, फूबा, फिरदौसी, उतबी, बैहाकी और अलबरूनी। तो ये वही बैहाकी हैं जो महमूद गजनबी के साथ 4 लोग थे। तो बैहाकी ने लिखा है गजनबियों का इतिहास। महमूद गजनबी है ना, तो गजनबियों का इतिहास लिखा है बैहाकी ने। और चित्रकला का आरंभिक उल्लेख इसी किताब में मिलता है, गजनबियों का इतिहास। किसके द्वारा लिखी है? बैहाकी। सो ये याद रखिएगा। ईसामी की किताब थी फुतूह उस सलातीन, है ना। ईसामी की किताब थी फुतूह उस सलातीन, पढ़ा चुका हूं। ईसामी, बरनी की तारीख देखकर खुश हुए ख्वाजा ने इब्न बतूता को रिहा किया और ईसा फुतूह की। तो ईसा की है फुतूह उस सलातीन। तो ईसामी की जो ये बुक है, इससे पता चलता है कि चीनी चित्रकार भारत आए थे, दिल्ली सल्तनत आए थे। किस बुक से पता चलता है कि चीनी चित्रकार भारत में आए थे? तो ईसामी की किताब थी फुतूह उस सलातीन। इस बुक से पता चलता है कि उस समय चीनी चित्रकार इंडिया में या दिल्ली आए थे, ठीक है। तो इस तरीके से चित्रकला और संगीत की बहुत मामूली सी और बहुत कम इंपॉर्टेंट ये हेडिंग रहेगी। सो इसको आप देख लीजिएगा और कोशिश भर जो मैंने आपको एक कोड बताया है वो जरूर याद रख लीजिएगा कि कव्वाली क्या है? कखू, ठीक है। खश, कखू, खश, धूम्र। कव्वाली किसने? खुसरो ने। ख्याल किसने? शर्की ने। और ध्रुपद किसने? मानसिंह ने। तो कखू, खश, धूम्र ये याद रखिएगा। ये कोडिंग इसकी बड़ी कोडिंग है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे इसमें साहित्य और भाषा की, किस तरीके से किताब का अनुवाद किस नाम से फारसी में हुआ, ये सारी बातें करेंगे, ठीक है। लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए, धीरे धीरे बढ़ते रहिए। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उत्साह न खोइए। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।